तो सबसे पहले देखो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट, जैसे मेरा स्क्रीन ओपन होता है या आप नोट करते भी जाओ, सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, वो मेरा पहला नजर जाता है मार्केट कैप पे। और अगर मार्केट कैप कहीं बिटवीन 10,000 करोड़ के आसपास है ना, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। 10-15,000 करोड़ की मार्केट कैप रही ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। रीजन क्या है कि बहुत ही अगर ज्यादा छोटी मार्केट कैप है, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो ये ऐसी कंपनियां होती है जिन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया है, ठीक है। हालांकि 1000 करोड़ आप बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। अगर आप उसको नॉर्मल जिंदगी में बिजनेस में कंपेयर करो तो सोचो ना, किसका 2-5 करोड़ का अगर किसी का फैक्ट्री है या किसी का 2-5 करोड़ का अगर शोरूम है, तो हम उसको कितना कितनी कितनी बड़ी चीज है आज। आज जो देखो, 1000 करोड़ बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कैसा है कि देखो, अगर 8-10 करोड़ रहता ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये कंपनी पीछे एग्जिस्टेंस में है, लंबे टाइम से है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी 25,000 करोड़ के ऊपर होती है ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता ज्यादा, क्योंकि फिर क्या होता है, मार्केट कैप बहुत बड़ी हो जाए ना, तो उसके बाद वहां से ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। इसके लिए 10-12 हजार करोड़ की मार्केट कैप रहना एकदम आइडियल सिचुएशन बनती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये मतलब ऐसा नहीं इन सब चीजों को देख के करना है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि हम 50,000 करोड़ पे दाव लगाएं। प्रकाश भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक्सेप्शन चीजें होती हैं। बट मेरा क्या जनरली प्रेफरेंस रहता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, जो भी स्टॉक की अपन बात कर रहे हैं ना, या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको अगर समझ आता है तो आप देख लो क्या करना है, ठीक है। तो 10-15 हजार करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए। मार्केट कैप जैसे बैठेगा ना, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पोस्ट है ना, पी पे पोस्ट है। पी में मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कितना है, ठीक है। और पी देखोगे ना आप, तो सबसे पहले क्या करना, उसके हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करना, ठीक है। हिस्टोरिकल पी मतलब screener.in पे आप नीचे जाओगे तो आपको हिस्टोरिकल पी मिल जाता है। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आज के दौर में महंगा है कि आज के दौर में ये स्टॉक सस्ता है, ठीक है। हिस्टोरिकल पी से अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। उसके बाद उसके पीयर से भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर हिस्टोरिकल पी से अगर ये सस्ता है, ठीक है, अगर हिस्टोरिकल पी से अगर कोई सस्ता है, तो इसका मतलब है वहां पे पी बढ़ सकता है। क्यों सस्ता है, क्यों करना है, मतलब उसके लिए तो पी के बारे में पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट मेरा जाता है, देख लेता हूँ, उसके बुक वैल्यू पे एक नजर जाती है, बट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन नहीं देते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई शेयर बुक वैल्यू से भी सस्ता है, तो एक अलग बात है, वरना ठीक है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी चीज जाती है, सीधा पीएनएल स्टेट पे जाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। हाँ, मार्केट कैप के बाद मेरा नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। मार्केट कैप अगर 10 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है, तो पहले इन्वेस्टर कौन कौन है उसमें, एफआईएस कौन है, डीआईएस कौन है, और बड़े प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रोमोटर का कितना होल्डिंग है, ठीक है। उसका अगर एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग है, तो क्या एफआईएस प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है तो अच्छी है, बढ़ रही है तो अच्छी है। एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग आप देखोगे, तो अगर इसमें एफआईएस और डीआईएस अगर बड़ा खरीद रहे हैं, बढ़ रही है, तो अच्छा है। और एफआईएस डीआईएस में भी जाके चेक करो कि भाई कौन है, ठीक है। डीआईएस तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, म्यूचुअल फंड के नाम होते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन। एफआईएस में भी आप जाकर देख सकते हो कि यार जो फंड है वो कौन सा फंड है, अगर अच्छा है तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग आइडियली तो कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इन्वेस्ट ये हो गया। पीएनएल में जाने का, पीएनएल में आप चेक करने का कि भाई जो सेल्स है वो बढ़ रहा है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है क्या, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, ये तीन चीजें पीएनएल में आपने देखनी जरूरी है। उसके बैलेंस शीट में आप जाओगे, बोरोइंग, कर्जे का क्या स्टेटस है भाई, कर्जा कम हो रहा है क्या, फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं क्या, सीडब्ल्यूआईपी बढ़ रहा है क्या, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा। और उसके बाद ये पीएनएल जो स्टेटमेंट है वो साल का है, ठीक है। उसके बाद आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी एक बार देख लो, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट है, आपको क्या करना है, उस साल का नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करना है। ये नहीं कि अभी दिसंबर 2023 का रिजल्ट है, दिसंबर 2023 को सितंबर 2023 से मत कंपेयर करो, दिसंबर 2023 को दिसंबर 2022 से कंपेयर करो। क्योंकि क्या होता है, जो सीजनल कंपनियां होती है ना, उनका क्वार्टर के हिसाब से ना प्रॉफिट बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे सीमेंट कंपनी है, इनका बारिश में बिक्री कम रहेगा, ठीक है। और सडनली आपका जो मार्च वाला क्वार्टर है उसमें बिक्री ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस बात है, मतलब बारिश की वजह से सीमेंट की खपत कम लगती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपने देखनी है कि अदर इनकम, मतलब अगर आपको सडनली किसी साल ना नेट प्रॉफिट में जम लगता है, ठीक है। सडनली कंपनी 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही थी और सडनली किसी साल 100 करोड़ हो गया। अब जैसे आपको जो नेट प्रॉफिट है ना पीएनएल में, उसमें अगर 50 करोड़ से फौरन 100 करोड़ हो गया ना, तो एक काम करना, क्वार्टरली में चले जाओ कि भाई ये साल भर में इसने 50 करोड़ बनाया, तो किस क्वार्टर में ज्यादा बनाए। उसका क्वार्टरली में आप जाओगे ना, तो एक बार चेक करना कि अदर इनकम की वजह से तो नहीं बढ़ा प्रॉफिट, है ना। क्योंकि मालूम पड़ा एक साल पे कंपनी ने अपना कोई बिजनेस था उसको बेचा और उसके चक्कर में नेट प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब अच्छा बुरा है वो तो खैर अलग डिस्कशन का पॉइंट है। बट हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये बढ़ रहा है मतलब चल बहुत ही अच्छा कुछ हो गया, ठीक है। तो अदर इनकम जरूर चेक करना कि इनकम कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब अदर इनकम में इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, या इन्होंने कुछ अपना बेचा है उसकी वजह से आ रही है, या कुछ कॉस्ट कम किया है, क्या क्या है वो अदर इनकम, एक बार देख लेना। उसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के बीच में ना एक टैक्स परसेंटेज होता है, वो टैक्स परसेंटेज भी देख लेना। कंपनी एडवांस टैक्स पे करती है, तो कभी कभी क्या करती है, कम पे करती है, कभी ज्यादा पे करती है, क्योंकि साल भर का उनको एडजस्ट करना है।
बहुत बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, किसी को पैसा देना है तो टैक्स कम पे करके वहां एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना। जो प्रमोटर जो जिनके मन में थोड़ा चोर होता है वो क्या करता है, देखेगा कि नेट प्रॉफिट कम है, अब जैसे नेट प्रॉफिट कम है मार्केट में मार पड़ेगी तो क्या करेगा पता है, टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स कम भरेगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा तो मार्केट में तो ये हेडलाइन छपेगी ना कि नेट प्रॉफिट बढ़ गया। हालांकि मार्केट को शानी है, ये सब चीजें पता चल जाती है मार्केट को, बट फिर भी, और इसको चोर भी नहीं बोल सकते, मतलब ये तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से छूट है ना, आपको जैसा टैक्स भरना है भर सकते हैं। बट छोटी कंपनी जनरली ऐसी मैनिपुलेशन करती है, ठीक है, तो वो आपको एक पार्ट देखना चाहिए। इसके अलावा और क्या देखना चाहिए आपको, डिविडेंड यील्ड मैंने आपको बताया, डिविडेंड यील्ड अगर बहुत ज्यादा है ना तो भाई क्वेश्चन मार्क कर देना, है ना, मतलब एक के ऊपर डिविडेंड यील्ड है, एक 1.5% तक तो नॉर्मल है समझ लो, ठीक है। अब निफ्टी 50 की जो बड़ी कंपनी 1-1.5% डिविडेंड यील्ड देती है, सडनली आपको 2-2.5% दिख रहा है तो क्वेश्चन मार्क करो भाई, अपने को नहीं चाहिए, है ना। उसका क्यों नहीं चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो बेहतर है, मतलब जिनका जितना उनका इक्विटी है उससे कम उनका डेट है तो बढ़िया है, ठीक है। अब वो शरिया क्राइटेरिया के हिसाब से और आप रिवाइज कर लो जो भी उसमें है, बट एक के ऊपर डेट है, मतलब इक्विटी से ज्यादा डेट है तो वो एक इशू की बात है। अगेन डेट टू इक्विटी मैंने आपको जैसे बताया, डेट टू इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है, बोरोइंग, उससे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट क्या देखा जाए तो वो एंगल से भी आपको देखना चाहिए। प्रोमोटर प्लेजिंग अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर प्लेजिंग है, ठीक है, अब अगर आपने फाइनलाइज कर दिया कंपनी को तो जाके देखो भी पढ़ो क्यों प्लेजिंग किया हुआ है, क्या प्लेजिंग करके पैसा खुद के लिए यूज कर रहा है क्या, है ना। आरओसी देखना है आपने, आरओसी 25 का है क्या, ठीक है, 25-20-25% आरओसी अच्छा है, प्लस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है क्या, ठीक है। ये जो आरओसी है, ये पी है, जो रेशियोज होते हैं ना, पी हो गया, आरओसी हो गया, अगर आरओई देख रहे हो आप, है ना, डेट टू इक्विटी, ये सब रेशियो को ना आपको अपने खुद के हिस्टोरिकल से कंपेयर करना है कि पिछले साल कितना आरओसी था, उसके पहले कितना आरओसी था। मतलब एक ऐसी कंपनी जो 10 का आरओसी करती है उसको आप सडनली उम्मीद नहीं कर सकते कि आप वो 15 का करे, वो 20 का करे, वो नेचर ऑफ द बिजनेस होता है ना। जैसे अगर एफएमसीजी जाइंट्स जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इनका आरओसी आप चेक करो 80-80 का होता है, मतलब अवेलेबल फंड्स पे लोग 80-80% की रिटर्न बनाते हैं, तो ये मतलब नहीं हुआ कि चल भाई यही मल्टीबैगर है। सो इट इज नॉट द ओनली पैमाना जिस पे आप आंकेंगे, समझे। along with that you need to check the other parameters also. So a business which cannot earn more than 10-15%, तो सडनली आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि 25%, तो यू नीड टू चेक, है ना। हालांकि एक सिंपल सी बात है, अवेलेबल फंड पे अगर 10-15% नहीं बना रहा है तो वो कंपनी काम की नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि भाई फिर उससे ज्यादा तो पैसा तो को बैंक में इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये मोटा मोटा एक आपको नजरिया है जो आप देखोगे और इससे आपका जो चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपन बात करेंगे, अब अभी देखो एक एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसको पकड़ में आ गया ना एकदम, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। देखो सीन क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल में अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं एग्जाम्पल, करता हूँ सबसे पहले ना अपन यही जिसके फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन कंक्लूजन करने वाले हैं, ठीक है। अब वो ये टेक्स्ट बुक का कंक्लूजन नहीं है इसलिए आप ना ध्यान देना इस पे। टेक्स्ट बुक का कंक्लूजन क्या है, टेक्स्ट बुक का कंक्लूजन अपन पढ़ चुके हैं, क्या कंक्लूजन है भाई, सेल्स बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अभी एजिस का आपके सामने है, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया है, इसमें मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो पीई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, है ना। पीई का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, बराबर, प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। अब तो मतलब प्राइस मतलब है मार्केट का प्राइस, बराबर, तो प्राइस क्या होता है, अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी इंटू अर्निंग, बराबर। इसका मतलब है कि अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें प्राइस पी भी बढ़ सकता है और अर्निंग भी बढ़ सकती है, बराबर। अब सीन क्या है, देखो इसमें अगर आप ध्यान दोगे ना तो इसमें दो चीजें, एक चीज ये है ना, ये अर्निंग है, अर्निंग, ठीक है। ये अर्निंग कौन डिसाइड करता है, अर्निंग डिसाइड करता है मार्केट, सॉरी कंपनी, है ना। कितना अर्निंग लाएगी ये तो कंपनी डिसाइड, कंपनी लाएगी ना अर्निंग, है ना। बट ये पी कौन डिसाइड करता है, ये मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट मतलब ऑपरेटर्स डिसाइड करते हैं, सेंटिमेंट डिसाइड करता है, बराबर। तो ये कंपनी के हाथ में नहीं होता, कंपनी के हाथ में ये होता है, बराबर। तो सीन ऐसा है ना कि जितनी कंपनी अच्छी अर्निंग लाएगी, अर्निंग मतलब क्या, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, जितना वो अच्छा लाएगी ना, मार्केट उसको पी ऑटोमेटिकली अच्छा देगी और उसके बाद प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मतलब आज एफएमसीजी का जैसे मैंने रील बताया था उसमें पी कितना है, 55 के आसपास, बराबर। तो कल को अगर एफएमसीजी वाले जाइंट लोग बहुत अच्छी अर्निंग लाने लगते हैं तो जो पी है ना उनका री रेट हो जाएगा, और जो 50 का पी है ना वो 80 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। और जैसे 50 का पी 100 का हो गया ना, 50 का पी 100 का हो गया, मतलब अगर अर्निंग इनकी सेम भी है ना तो ये डबल हो गया तो प्राइस इनका डबल हो जाएगा इधर से, समझे। लेकिन अपने को क्या पता है, या अपन क्या बेट करते हैं कि ये जो जाइंट्स लोग हैं इनके अर्निंग एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं हो सकती, तो 50 का पी 55 का पी इनके लिए काफी है, मतलब यहाँ पे पी नहीं बढ़ेगा। तो कल को अगर इन्होंने सरप्राइज कर दिया, अर्निंग बहुत ही बढ़ गई ना, तो ये प्राइस बढ़ जाएगा कैसे, और हो सकता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या है देखो, आज आज मैंने जैसे बताया ब्रिटानिया का बिस्किट खाना थोड़ा हायर एंड पे, नॉट पार्ले जी टाइप्स, इट्स अ लग्जरी। बट गोइंग एट जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोग ये चीजें और बाय करने लगेंगे, डार्क फैंटेसी और वो क्या ओरियो, उस टाइप के बिस्किट खाने लगेंगे, है ना।
और जैसे शैम्पू वगैरह लगाना, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो शैम्पू आते हैं वो क्या है, वो हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक ऑल क्लियर, पैंटीन वेंटीन, ये सब, ये शैम्पू आजकल एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए। तो जैसे जैसे लोग कमाएंगे ना, तो जो ये एक्चुअली जो डेवलप देशों में इसको नेसेसिटी माना जाता है, हमारे लग्जरी माना जाता है। तो इस पे स्पेंडिंग बढ़ेगी, और जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगी ना, ये जाइंट लोग की अर्निंग बढ़ेगी, और जैसे जाइंट लोग की अर्निंग बढ़ेगी, पी मार्केट देगी। बट सीन ऐसा है कि वही बात है यार, अभी इनकी कितनी अर्निंग बढ़ सकती है, तो मेरे ख्याल से जो जीडीपी प्लस ग्रोथ, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो 12% वो, और एक 2-3% और इन्होंने बढ़ा दिया तो बढ़ती है। तो अनलेस एंड अनटिल, जब तक मार्केट को भी यही समझ आ रहा है, तब तक तो यही हिसाब किताब चलेगा, और जिस दिन मार्केट को पता चलेगा भाई इसका गेम कुछ और बदल रहा है, तब यहाँ पे पीई की रेटिंग हो जाएगी, ठीक है, तब ये प्राइस बढ़ेगा। अब सीन क्या है, अब सीन ये है ना कि ऐसी कंपनी अगर आप ढूंढोगे जिसकी कंटिन्यूअसली अर्निंग है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो मेरे को बताओ क्या वो कंपनी का पी कम होगा या ज्यादा होगा? ऐसी कंपनी अगर आप ढूंढोगे जिसका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है, अर्निंग भी ज्यादा है, तो उसका पी कम होगा ज्यादा होगा? पी मार्केट देगी, ज्यादा देगी कम देगी, बोलो? ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, पी कम होगा ज्यादा होगा? अरे बोलो भाई। ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और यही तो ज्यादा होगा, अभी एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ ना। आज जो ये जो जाइंट प्लेयर है एफएमसीजी वाले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इनकी अर्निंग अच्छी है ना, इतने सालों से अच्छी, इसलिए तो पी ज्यादा है ना। तो आप, अब सीन क्या है, सीन ऐसा है ना कि जब आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए ना, तो ये थ्योरी एक्चुअली काम नहीं करती, समझे? क्योंकि अगर जिस कंपनी की अर्निंग अच्छी है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छा है, तो पी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट में प्राइस भी अच्छा है, सब अच्छा है, और वहां से फिर मल्टीबैगर नहीं बनते। समझे बात को? अगर नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 10 साल से, अर्निंग भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है 10 साल से, तो प्राइस भी बढ़ रहा है 10 साल से, या अर्निंग बढ़ रही है 10 साल से, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 10 साल से, पी ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया, तो भी प्राइस नहीं बढ़ेगा। समझे बात को? तो बोलना क्या चाह रहा हूं, बोलना मैं ये चाह रहा हूं ना आपको कि अगर समझिए ये एजिस्टिक लॉजिस्टिक का अगर मैं आपके सामने चार्ट बताऊं, ठीक है, तो अपन क्या कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, ये एजिस लॉजिस्टिक, ठीक है, अब इस चार्ट को आप देखो, ठीक है, ये चार्ट अभी आपके सामने है, लेट मी डू, ये मंथली चार्ट है आपके सामने, मंथली चार्ट, ठीक है। इस मंथली चार्ट के हिसाब से देखिए, अगर आप देखोगे ना, तो ये जो प्राइस पॉइंट है, ये देखो, ये वाला देखो, ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और ये प्राइस कब थी पता है? ये प्राइस है आपकी 2019, है ना, 2019 तो इधर है, 2018, ये 2018 का टॉप है, 2018, और आज कितना साल हो गया? आज हो गया आपका 2018, आज आपका हो गया कितना साल? 2018 से 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर आप ये पॉइंट भी पकड़ोगे, ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट भी पकड़ा, तो आप समझिए, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट है, और ये जो है ना, ये आपका है करीब करीब 2 साल, है ना, 2022, 23, 24, तो 2 साल, ये ब्रेकआउट 2 साल का है, ठीक है। एंड इन फैक्ट अब इसको अगर आप ऐसा पकड़ोगे कि ब्रेकआउट कितने टाइम का है, ये ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है ये एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं है, ये हम लोग संडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा समझो, ये 2 साल के बाद इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। और देखा जाए तो एक्चुअली 5 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक, अब अगर आप ऐसे पैमाने लगाओगे अपने फंडामेंटल के, कि 5 साल से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, 5 साल से अर्निंग बढ़ रही है क्या, अगर ये आप लगाओगे ना, तो आइडियली क्या होगा, अगर 5 साल से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता और 5 साल से इसका सेल्स बढ़ता, तो ये स्टॉक 5 साल से एक प्राइस पे नहीं होता, ये बढ़ गया होता, समझे? बट फिर भी अगर उसमें आपको ऐसा दिखता है कि चल बढ़ तो रहा है, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, या कभी बढ़ रहा है बीच बीच में थोड़ा कम हो रहा है, तो भाई चलेगा। इसलिए तो प्राइस यहां दिख रहा है ना, अगर 5 साल से सेम चीज होती ना, तो प्राइस भी ऊपर होता। समझे बात को? आज अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपन एजीएसटी के फंडामेंटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 15,000 की मार्केट है, बढ़िया है, स्टॉक का पी 29 का है, ठीक है। पी को इंडिविजुअली आप नहीं देख सकते, आपको चीजें और जोड़ के देखनी है, आरओसी आरओई बढ़िया है, ठीक है। अभी आरओसी आरओई ना, इनमें ना, ये कंपनी में 15-16 का ही होता है, 17, यही रेंज में होता है, क्यों? लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी ना, इसमें ना खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। अब आईटी कंपनी वगैरह के पी आरओसी ज्यादा होते हैं, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में इनके खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे यहाँ पे चलोगे, तो आप देख सकते हो, ये देखो कि 5 साल से एक बार क्या हुआ है यहाँ पे, एक दो, एक, अब 1 2 3 4 5, ये देखो 5 साल से, मतलब 2018 से, सॉरी कितने साल हो गए, एक दो, 2018 में टॉप लगा था, 1 2 3 4 5 6 6 साल हो गए, तो 2018 में
ये कितना कर रहा था, 4,800 का, ठीक है। अब अगर आप इंडिविजुअली बोलोगे तो आप ये देखो यहाँ पे कम है। ये कम क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, ये कोविड का टाइम है, 2020-21 कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम में तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन तो मेन इफेक्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर 2022 में भी सेम है जैसे 2018 में, बराबर। ऑब्वियस सी बात है, कोविड का तो पिकअप करने चाह रहा था। और उसके बाद अब यहाँ पे टीटीएम इसका बन गया है 7,300 करोड़ का, जो यहाँ पे इतना था। और टीटीएम का क्या मतलब होता है? पिछले 12 महीने, पिछले 12 महीने मतलब मार्च 2023 से। तो अभी मार्च का महीना भी बाकी है ना, अभी कंप्लीट थोड़ी ना भाई, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और ऐड हो जाए और इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ से रिजल्ट देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ओवरऑल यहाँ से तो इंप्रूवमेंट है। और ये जो प्राइस थी 5 साल पहले वाली प्राइस थी, अब वहां से सेल्स बढ़ चुकी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार बीच में कम भी हुई थी, तो इसी का इफेक्ट तो शेयर प्राइस में दिखा ना। ये अगर 4,000 होता और शेयर प्राइस आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया होता तो वहां पे भी दिखा होता ना आपको, है ना। तो अब नेट प्रॉफिट आप देखो, नेट प्रॉफिट एक टाइम पे कंपनी 225 का करती थी, आज नेट प्रॉफिट इनका 700 800 750 करोड़ हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको वो प्राइस पे मिल रहा है माल जब 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज 750 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, बढ़ चुका है। ऑब्वियस सी बात में बीच में कोविड में ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप ऐसा देखोगे ना, ये देखो ये 5,000 है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, ठीक है, फिर बढ़ गया। तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दिखती है आपको, लेकिन ये जो इतने पुराने आंकड़े हैं ना, ये इतने मैटर नहीं करते जितने रिसेंट के करते हैं। रिसेंट के 5-6 साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 से कंपेयर करके क्या करोगे, आपको क्या पता कंपनी में क्या रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, है ना। तो रिसेंट चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप देखो कि नेट प्रॉफिट में आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 3 साल और 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो कम है, ठीक है। अब वो कम क्यों आपको दिख रही है? क्योंकि इस 5 साल में या 3 साल ये कोविड ओविड का टाइम आ जाता है, ठीक है, इसलिए आपको वो डिप की वजह से कम दिख रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, 3 साल में 66% प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सेल्स देख सकते हो कि सेल्स इनकी इतनी हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों बहुत बढ़ा हुआ है? तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक्सपेंस कम होंगे इसलिए नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा ना। ये देखो एक टाइम पे इनका मटेरियल कॉस्ट 96% के आसपास था, तो इन्होंने मेन क्या है, इनका जो मार्जिन है, ठीक है, देखो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, किधर है भाई, ओपीएम। ये एक टाइम पे ना ये लोग 4-8% पे काम करते थे, अब इनका ना धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है 10-12-11%, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि इन्होंने ना मटेरियल कॉस्ट को कम कर दिया है। समझे बात को? ये नहीं कि एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर दिया, एम्प्लॉय कॉस्ट तो इनका हमेशा 1% ही है, ठीक है, इनफैक्ट 2% भी हुआ था। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कम नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है यार तुम 2-4 एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, उनकी सैलरी हाइक नहीं कर रहे हो, तो वो कब तक सस्टेन करेंगे? एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट अगर कम होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज, मतलब कॉस्ट ही कम करना है तो मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये कम हो जाए तो बेहतर है। तो इनका जो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है ना, इसकी वजह से बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चीज देखनी है आपने? आप आपने आपने देखनी है इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आप देखो जो बोरोइंग है इनकी, एक मतलब बोरोइंग इनकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बट सीन ये है कि ना आप समझो ना कि ये ऐसा धंधा है ना जिसमें कर्जा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैपेक्स करना है, ट्रक लाने हैं, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कार्गोज लाने हैं इनको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट इनके फिक्स एसेट भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं, सीडब्ल्यूआईपी भी काफी अच्छा है। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ना यहाँ पे ये देखो, ये है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज है। प्रोमोटर तो ठीक है 58% है और ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, मतलब इनफैक्ट थोड़ा तो बड़ा ही है। एफआईएस ने 14% से बढ़ाया, 18% किया है, ठीक है। एफआईएस मतलब पूरे म्यूचुअल फंड, और इनफैक्ट आज ये गोरेलो और डीआईएस देखो 2% से बढ़ के कितना बढ़ा है, 5%, ठीक है, मतलब बढ़ा है। अब इसमें भी अगर एफआईएस को आप चेक करोगे ना, ये देखो तो ये आपको दिखता है स्मॉल कैप गोल्ड फंड। ये स्मॉल कैप गोल्ड फंड मैंने एक वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, याद है क्या? स्मॉल कैप गोल्ड फंड पैनला में किया है, किसमें बोरोसिल में किया है, क्या है ये? इसका जो ये जो मैनेज करता है ना, टोटल 2 ट्रिलियन ये मैनेज करता है, करीब करीब 2 ट्रिलियन का फंड है ये, यूएस का फंड है। इस पर क्लिक करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। और इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की है, इतना बड़ा फंड है ये। तो ये फंड अगर किसी में लगा रहा है पैसा तो वो सोच के लगा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे हैं। ये स्मॉल कैप गोल्ड फंड मुझे याद है क्योंकि मैंने जस्ट वीडियो बनाया था, उसमें इसका नाम था, है ना। वीडियो अटक रहा है क्या? वीडियो अटक रहा है नहीं ना? वीडियो अटक रहा है नहीं, ठीक है। एंड डीआईएस ने भी अपना कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ाया है, तो आप देखते हो डीआईएस तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और ये जो फंड देखो कॉन्ट फंड, एचएसबीसी कॉन्ट फंड, ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा जो पब्लिक है इनकी होल्डिंग कम हुई है, देखो एक टाइम पे 25% करती थी, अब 18% पे हुई है। सो दीज आर द पॉजिटिव इंडिकेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखता है। फिर अपन किस पे गए? अपन गए चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट पे इस पे आपकी एंट्री कैसे बन रही थी, ठीक है, इस पे आपकी एंट्री कैसे बन रही थी, ठीक है। अब जैसे आज का दिन में मतलब एंट्री के लिए आप ना पहले तो रूल लिख लो, ठीक है। वैसे तो मैंने कल वो ग्रुप पे आपको बताया था, बट आप ना मतलब एंट्री के लिए रूल लिख लो आप, ठीक है। एंट्री के लिए रूल क्या पता आपका? कि जो भी आपकी कैंडल है, ठीक है, अभी मंथली है ना, तो अपन एंट्री तो डेली पे लेंगे, ठीक है।
ये देखो आज ये बना है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल मतलब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो क्या ब्रेकआउट होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये दिस इज नॉट, दिस रूल इज नॉट ट्रू फॉर दिस स्टॉक, दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्टॉक्स, ठीक है, मतलब जनरल रूल, रूल कोई भी कैंडल पकड़ लो आप, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसा ऐसा नीचे नीचे, अभी उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, नीचे कैंडल बनती है, ट्रेंड बदलता है, और सब इसमें आपने देखा होगा कि हम एंट्री कब ले रहे थे, जब वो कैंडल का हाई क्रॉस होता है, फिक्स, मतलब दिमाग में डाल ही लो, आपने अगर कैंडल पे ट्रेड करना है और कैंडल पे ही करना है ना, आपने कैंडल पे ही ट्रेड करना, क्योंकि जो भी इंडिकेशन है कैंडल से आएगा ना, तो आपने ट्रेड कब करना है, जब ये कैंडल का हाई क्रॉस होता है, ठीक है, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई, ठीक है, तो कैंडल पे ट्रेड कब होता है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है या जो भी कैंडल है उसका जब हाई नेक्स्ट डे पे निकलेगा तब अपना ट्रेड बनता है ना, कैंडल का हाई जब नेक्स्ट डे पे निकलेगा तब अपना ट्रेड बनता है, अभी कितना है, ये 426 है ये ऊपर, है ना, तो 426 जब भी निकलेगा तब हम बाय करेंगे, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई आज सुबह में एजिस में प्रॉब्लम ये हुई ना कि स्टॉक खुला 441 पे, और अपने को बाई कितने पे करना है, 426 पे, बराबर, अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना है, अपना स्टॉप लॉस है 330 का, जैसे आपने कल डिस्कस किया था ये वाला, सॉरी 360 का, बराबर, सो 360 का स्टॉप लॉस, और अपनी एंट्री कितनी थी, 424, मार्केट खुली नहीं थी, हमको मालूम नहीं था, बराबर, तो 424 थी, और अपना था कितना, 300 कितना बोला, प्लीज रिपीट द सेंटेंस फॉर एंटरिंग स्टॉक, जो कैंडल है ना उसका नेक्स्ट डे पे हाई कटना चाहिए, कैंडल कैंडल का हाई नेक्स्ट डे पे कटना चाहिए, कैंडल का हाई नेक्स्ट डे पे कटना चाहिए, ठीक है, तो इसका आइडियल सिचुएशन क्या थी पता है अपने लिए, आइडियल सिचुएशन क्या थी, ये कैंडल यहाँ पे कहीं खुलती, ठीक है, इधर कहीं खुलती, लेट से 420 पे खुलती, और उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस कर देता ना ये वाला, तो दिस इज द परफेक्ट एंट्री, क्या आपने 426 पे एंट्री मार ली, जहां पे अपने को लेनी थी हमने एंट्री मार ली, और जब तक 420 पे क्रॉस होता एक्साइट नहीं होना कि भाई ये 426 जाएगा हम लोग ले लेंगे, जैसे मैंने कल बताया, आपको क्या दिखता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी आपको क्या लगता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है, आपको लगा कि 420 पे खुला 426 काटेगा, बट आपके दिखने की कोई वैल्यू नहीं है इधर, आपके लगने की कोई वैल्यू नहीं, आपको क्या दिख रहा है, क्या काटा, क्या 420 पे क्या पता ना काट के नीचे चले जाए, है ना, सो आइडियल सिचुएशन क्या होता है कि यहाँ खुल जाता, इसको काट देता, अपनी एंट्री बन जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अब ये हुआ क्या प्रॉब्लम, हुआ ये कि ये खुला 441 पे, अब मेरे को एक बात बताओ, 426 और 360 इसमें कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है ये, 426 में से 360 गए तो कितना बचता है, 26 और 40, मतलब करीब करीब 66, तो 426 का 66 कितना होता है, करीब 15%, बराबर, 15% के आसपास, मतलब ये जो अपना स्टॉप लॉस था वो 15% का था, बराबर, अब ये स्टॉक खुला कितने पे, 441 पे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमने प्लान किया था कि हम 424 पे लेंगे, लेकिन स्टॉक खुला कितने पे, 441 पे, मतलब ऑलरेडी 15 रुपया ऊपर खुला, मतलब 4% और ऊपर खुला, मतलब हम चार, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ, जो इनिशियली स्टॉप लॉस 15%, बट स्टॉक के ऊपर खुलने की वजह से वो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 19% का बन गया, ठीक है, तो रूल क्या है, रूल बड़ा सिंपल है, पहला रूल मैंने आपको कहा कि अगर आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने एंट्री कब करना है, नेक्स्ट डे पे जब इस कैंडल का हाई कटेगा तब आपकी एंट्री है, सेकंड, अब सीन क्या है कि अब ये स्टॉक तो गैप अप हो गया, पॉइंट नंबर 2, अगर स्टॉक गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हुआ तो समझा, गैप डाउन मतलब नीचे खुला, नीचे खुला तो आपको पता है क्या करना है, जब ऐसे करके क्रॉस करेगा तब हम ले लेंगे, बट अगर स्टॉक गैप अप हो जाता है ना, तो पहली 5 मिनट की कैंडल की हाई के ऊपर लेना है ना, पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट ये है कि आपने एंट्री कब लेना है, जो भी आपकी कैंडल है, ठीक है, उसका जब हाई कटेगा नेक्स्ट डे तब लेना है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर लेना है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, देखो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ठीक है, देखो तो आज के दिन में क्या हुआ, ये देखो ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, अब इसके ऊपर क्यों लेना है, क्योंकि सीन क्या है कि जैसे स्टॉक गैप अप हो गया, इसके पहले आप समझिए, इसके पहले ये स्टॉक में इतनी बड़ी मूवमेंट हो चुकी थी, बराबर, तो जैसे स्टॉक गैप अप हो गया ना 5% में, ये स्टॉक गैप अप हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ, ये जितने लोगों ने इधर बाय किया होगा आज के दिन में, वो सब प्रॉफिट में और सब खुश है, ठीक है, तो अगर इतना गैप अप होने, जिसको बेचना होगा ना वो फौरन 5 मिनट में बेच देगा, प्रॉफिट मिल रहा है ना, अगर नहीं बेचा और ये हाई कट गया, इसका मतलब है भाई ये सब लोग जितने हैं और ये 5 मिनट सब लोग कंफर्टेबल है, बिकॉज प्राइस उनके हाई के ऊपर चलने लगा, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से क्या अपना कि 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, अब सीन क्या है कि 5 मिनट का कैंडल का हाई कितना बन जाता है, 460, ठीक है, अब वी वर प्लानिंग टू बाय एट 426 एंड वी आर गेटिंग एंट्री एट 460, मतलब कितना हो ज्यादा हो गया, 25 35, 35 मतलब ऑलमोस्ट 35 मतलब ऑलमोस्ट 7-8%, मतलब द ओरिजिनल स्टॉप लॉस वाज 15%, नाउ द स्टॉप लॉस हैज बिकम 20 to 23%, तो हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड, खत्म, देयर विल बी नो एंट्री, तो यही चीज मैंने वॉइस नोट पे आपको रात में कल भेजा था,
कि अगर स्टॉक 5 मिनट के ऊपर आप लो और अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो छोड़ दो, क्योंकि फिर अपने वो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं बैठता। समझे? आर यू क्लियर विद दिस? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जब कैंडल का हाई कटेगा तब हम लेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप अप है तो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर लेंगे, और 5 मिनट की कैंडल भी इतनी बड़ी बन गई कि भाई अपना स्टॉप लॉस के लेवल इतना बड़ा बन गया, तब तो भाई छोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर, इंतजार करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। समझे बात को? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनता है पता है, अब आप समझो कि ये चीज क्या है, कि आपका नजरिया क्या है। अगर आपका ये नजरिया है, अगर आपको ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, अगर आपको ये चार्ट दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो आप समझो ये स्टॉक यहां से डबल है। ठीक है, आप क्यों डबल है आगे के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न से स्टॉक डबल होते हैं। ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों अपन ने 80 रुपए पे टाटा पावर को 800 बोला था, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये पैटर्न से निकला ना स्टॉक कम से कम डबल है। तो अब उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस कितना है, 18% का। ठीक है, देखा जाए तो अगर आपने 460 पे भी लिया होता तो स्टॉप 18% का होता, तब भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। क्यों? नीचे जाने को कितना 18%, ऊपर आने को कितना 100%। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है। अब ये किसके लिए? ये जो माहिर प्लेयर है ना, इनके लिए है। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, 4-5% ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 15 स्टॉक ले पा रहे थे, है ना, फॉर्मुले के हिसाब से, है ना, अगर ऊपर गया तो 15 की जगह 12 ले लेंगे, एडजस्टमेंट हो गई। इनिशियली 15 के हिसाब से तो ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन ऑफ 6%, 6.5%, 12 के हिसाब से मेक अराउंड 4 to 5%। अगर आपको वो दिखता है, अगर आपको ये दिखता है कि भाई ये ब्रेकआउट हो रहा है, अपने को यहाँ से 20-25% चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग चाहिए अपने को 20-25%, देन आपकी एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? 20-25% के लिए आप 18% का रिस्क नहीं ले सकते। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1:2। सो इफ यू टेकिंग रिस्क ऑफ 18%, एटलीस्ट आपको 36% का रिटर्न दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो मेरे को लगता है कि आपने अगर 460 पे भी इसको लिया ना, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि नहीं लेना चाहिए था देखा जाए तो, क्योंकि 460 पे आपने लिया, आज क्लोज हुआ 436 पे देखा जाए तो, और तो मोटा मोटा आपको कितना 10 20 30 कितना 4 24, मतलब 5-6% तो लॉस आज ही दिख रहा होगा आपको। पर ठीक है, दैट इज फाइन इफ यू, अगर आप उतना देख रहे हैं तो। ठीक है, मतलब ये चीजें क्या है कि ये चीजें आप एक्सपीरियंस से बेटर करोगे, कब आपको लेना है, कब आपको नहीं लेना है, क्या करना है ना। अभी इसमें कैसा होता, आप यही चीजें ना अलग सेंटीमेंट हो जाती है। अगर आप 460 पे लेते एग्जांपल, और ये स्टॉक 20% का अपर सर्किट मार देता, देन यू विल बी हैप्पी, क्या सही जगह ले लिया। ठीक है, बट अगेन एक्चुअली आपने रूल तो ब्रेक किया है। तो अगर आपने वहां लिया होता और स्टॉक पर चल गया होता, तो यू शुड नॉट बी हैप्पी। आपने लिया, स्टॉक गिरा, मतलब लेने की गलती होगी 460 पे, सिंपल बात है। ठीक है, क्यों अपने रूल पे नहीं बैठता। बट इवेंचुअली क्या है कि ये सब चीजें ना आप जब प्रैक्टिस करोगे और जब मार्केट को टाइम दोगे, तो चीजें बेहतर होगी। समझे? बट वही बात है, मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक यहाँ से पोटेंशियल डबलर है, तो दीज आर द गुड लेवल्स आई थिंक टू एंटर अगेन। और ऑब्वियस ही बात है, अब जिसने लिया उसको अगर डर लगने लगा लेने का, 3% गिरा, 4% गिरा, मतलब भाई गलत है। क्योंकि स्टेप क्या है, पहले अपना लॉस डिसाइड करो, आपने क्या सोचा है उसके हिसाब से लो। ठीक है, आपने अगर ये सोचा है कि भाई मेरे को 10-20% या 25%, तो एंट्री गलत है, और एंट्री गलत है तो मार्केट मारेगी, मार्केट में रहे में भाई। और अगर मैं डबल सोचा तो ठीक है यार, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, है ना। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि अपने को तो ये स्टॉक डबल है, क्योंकि अपने वॉइस नोट में पढ़ा था डबल बन सकता है, और एक ही दिन में आप डर रहे हो कि अब 3-4% गिर गया, तब तो भाई दिक्कत है। यही चीजें हैं, रूल्स बता दिया मैंने, यही चीजें हैं। अब जब प्रैक्टिकली अब आप ट्रेड लोगे ना, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, एंड इवेंचुअली यही गेम है कि इसको प्रैक्टिस के साथ आप और बेहतर बनते जाओगे। समझे बात को? तो व्हाट अभी आपको करना क्या है, अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो भाई वही अपना जो 360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, और इसको, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 1 साल का इसका टारगेट, 1 साल में डबल हो सकता है, तो 1 साल तो दो। अब जब 1 साल आपने देना है, तो फिर क्या टेंशन है, कल क्या 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 टेंशन, गया गया ठीक है, 4% गया तो गया, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। तो 1 साल दो, अभी ये नहीं कि मंडे फिर गिर गया तो टेंशन में आ जाओगे, क्या करना है। डिसाइड योर स्टॉप लॉस, डिसाइड योर टारगेट, टेक एंट्री एट अ प्रॉपर प्लेस विद अ प्रॉपर कैलकुलेशन, है ना। उसके बाद इफ द स्टॉक गोज इन योर डायरेक्शन, इट गोज अगेंस्ट योर डायरेक्शन, स्टॉप लॉस पे काट दो, इट गोज इन योर डायरेक्शन, ट्रेल द स्टॉप लॉस, है ना, एग्जिट एट स्टॉप लॉस और टारगेट, सिंपल है। स्टेप नंबर 1-2 तो आपका हो चुका है, आपने डिसाइड कर लिया टारगेट क्या है, आपने डिसाइड कर लिया स्टॉप लॉस क्या है। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा एंट्री भी आप ले चुके हो, अब क्या करना है। अब बस दो ही ऑप्शन है, स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब एनालिसिस के सामने है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। हमको ठीक लगता है तो हमने दाव लगाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है अपनी डायरेक्शन में जाए, हो सकता ना जाए, नहीं गया तो क्या हुआ, 360 पे काट देना, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट तो किया है। मतलब अगर आप ये पहले, दिस इज द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। स्टॉक मार्केट में ना पावर ऑफ पॉजिटिव से पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग चलता है ना। अगर आपने सोच लिया भाई नहीं यार ये स्टॉक यहाँ से गिरना है, तो ठीक है ना, गिर गया क्या,
ऑलरेडी सोचा है ना आपने लॉस कितना होना है ना। 1% आपका जाना है, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है मतलब 1000 रुपए आपका गया, अगर आपने और थोड़ा कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन किया तो 1200-1300 रुपए आपके गए। तो जिस दिन लिया उसी दिन सोच लो गए। तो अब बुरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं, होना है तो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से आपने चीजों को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस। आर यू क्लियर विद दिस?